भारतीय इतिहास के हम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके पार्ट 1 में 150 क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति एक प्राक हड़प्पाई संस्कृति नहीं मानी जा सकती? निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति एक प्राक हड़प्पाई संस्कृति नहीं मानी जा सकती? तो इसका उत्तर है बी, झोप संस्कृति। क्योंकि आमरी, कोटदीजी, अली मुराद, सोथी, ये संस्कृतियां क्या है? प्राक हड़प्पाई संस्कृति हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कालों और युगों का सही कालक्रम निर्धारित करें। तो इसमें है नवपाषाण काल, लौह युग, कांस्य युग, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। तो इसमें सबसे पहले होगा पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद कांस्य युग और लौह युग। ये इसका सही क्रम है, तो इसके आधार पर डी इसका उत्तर सही होगा। वैदिक कालीन दशराज युद्ध क्या था? तो विष्णु का एक अवतार, एक पूर्वदास जो शासक बन गया, 10 राजाओं का संग्राम, या एक दासी के पुत्र द्वारा किए जाने वाले 10 यज्ञ। तो ये 10 राजाओं का संग्राम था। क्या था? 10 राजाओं का संग्राम था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक पुस्तक उपनयन संस्कार का विस्तृत विवरण करती है? तो पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ताम्य महाब्राह्मण और चौथा है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक ऐसी पुस्तक है जिसमें उपनयन संस्कार का विस्तृत विवरण मिलता है। संस्कृत और यूरोप की कुछ भाषाओं के बीच निकट सजातीयता का पता लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये थे फिलिप्पो ससेट्टी। फिलिप्पो ससेट्टी संस्कृत और यूरोप की कुछ भाषाओं के बीच निकट सजातीयता का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। छठा क्वेश्चन है, संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है? ये शाही दरबार है, कवियों की सभा है, धार्मिक नेताओं की सभा है या नदियों का मिलन? तो संगम शब्द का जो अर्थ है वो है कवियों की सभा। बी उत्तर इसका सही है। सातवां प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम नाटक सारीपुत्र प्रकरण किसके द्वारा लिखा गया है? सारीपुत्र प्रकरण, असुघोष, दिगनाग, वासुमित्र और असंग। तो इसका उत्तर है असंग। सातवें का डी उत्तर है असंग। जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? पहला है पुद्रल, दूसरा है सांख्य, तीसरा है सामचारी, चौथा है स्यादवाद। तो इसका सही उत्तर है स्यादवाद। जैन दर्शन को स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा के दिन घटित नहीं हुई? तो पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों पूर्णिमा के दिन हुआ। तो परित्याग जो है वो पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 90 का डी है। 10वां है, मगध के शासक नंद संभवतः निम्नलिखित में किसके संरक्षक थे? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, दूसरा है बौद्ध मत, तीसरा है जैन मत और चौथा है आजीवक। तो नंद वंश के जो शासक थे, मगध के शासक नंद जैन मत के संरक्षक थे। तो 10वें का सी उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी भारत में कौन सी जगह बौद्ध मत का सबसे बड़ा संस्थान है जिसमें 130 गुफाएं विद्यमान हैं? 130 गुफाएं विद्यमान हैं। तो ये क्या है? पहला इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पश्चिमी भारत लिखा है, तो पश्चिमी भारत में क्या है? अजंता जो है, ठीक है, अजंता इसका उत्तर है। अजंता में 130 गुफाएं विद्यमान है। 12वां है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सारनाथ इसका उत्तर है बी, कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। 13वां प्रश्न है, बोध गया में विद्यमान मौलिक पीपल के वृक्ष को किसने नष्ट किया था? ठीक है, पीपल के वृक्ष को किसने नष्ट किया था? इसका उत्तर है शशांक। ठीक है, गौड़ का जो राजा था शशांक, उसने बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष को कटवाया था।
तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, शशांक। 14वां क्वेश्चन है, भारत आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया था? पहला है तक्षशिला, लाहौर, उंद और अटुक। तो इसका उत्तर है सी, उंद। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है इसमें। पहला है बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका उत्तर है अ, पहला है गिरिब्रज में हुआ था, पहला गिरिब्रज में हुआ था, और अंतिम कश्मीर में हुआ था। दूसरा आपका हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कहाँ है? कश्मीर में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, डी के हिसाब से पहला गिरिब्रज में, और दूसरा वैशाली, ठीक है, और तीसरा है पाटलिपुत्र, और चौथा है कश्मीर कुंडलवन। निम्न उदाहरण पर विचार करें। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। इसी कारणवश जो घटित होना निश्चित है उस पर विलाप नहीं करना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था वासुदेव कृष्ण ने। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पहला है पण, दूसरा है तोल, तीसरा है कांकड़ी, चौथा है दिनार। तो इसमें कौन सी मुद्रा है? पण थी मुद्रा। ठीक है, कासार पण, पण, तो ये पण क्या थी? पण मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है 18वां। नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ें। संप्रभुता सहयोग और सहायता की बदौलत ही अस्तित्व में रह सकती है। एक पहिया स्वयं नहीं चल सकता है और उसका परामर्श सुनना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये क्या है? कौटिल्य का कथन है, और ये मंत्री परिषद के संबंध में कौटिल्य ने कहा था। अगला प्रश्न है 19वां। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो तक्षशिला में विद्रोह दबाने में असफल रहा? उसके छोटे भाई अशोक को यह जिम्मेदारी देकर वहां भेजा गया। तो पहले सुसीम को भेजा गया था। ठीक है, सुसीम को भेजा गया था। सुसीम कलिंग का विद्रोह, सॉरी, तक्षशिला में विद्रोह दबाने में असफल रहा, तो उसके बाद अशोक को यह जिम्मेदारी दी गई थी। कब और किसने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? 20वां क्वेश्चन है 1837 में जेम्स प्रिसेप ने इसे पढ़ा था, 1837 में। निम्न में से किस सम्राट ने पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ विवाह संबंध कायम किया? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। तो इसका उत्तर क्या होगा? 21वें का ए। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक हो गया? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन किया और उसका समर्थक हो गया, और उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। 23वां क्वेश्चन है, मेरठ टोपरा में स्थित अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था, अशोक के स्तंभों को मेरठ और टोपरा में स्थित जो अशोक के स्तंभ है उन्हें दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो 23वें का बी है। 24वां प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। 25वां प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? अग्निमित्र था। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक रचना भी की गई है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, जिसमें क्या है, मालविका और अग्निमित्र के बारे में जिसमें लिखा गया है। तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? अग्निमित्र। 26वां प्रश्न है, खारवेल जो ईसा पूर्व पहली शताब्दी की महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती थी, किस राज्य का शासक था? तो खारवेल कहाँ का शासक था? मगध, अंग, कलिंग और वेंगी में से कलिंग का शासक था। तो 26वें का क्या उत्तर होगा? सी। शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर सीधा है, कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। ठीक है। 28वां प्रश्न है, उज्जैन का एक राजा विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में किसके ऊपर
विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत प्रारंभ किया था? 28वां प्रश्न। ठीक है, तो जो उज्जैन का राजा जो था उसने विक्रमादित्य, उसने 58 ईस्वी पूर्व में किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी? शकों के ऊपर विजय प्राप्त की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 29वां प्रश्न है, भारत में कुषाण मूर्तियां किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? पहला है सारनाथ संग्रहालय, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है मथुरा और चौथा क्या है? भोपाल संग्रहालय। तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्तकालीन कृति को कौटिल्य के मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के समतुल्य माना जाता है? तो इसमें कौन सा है? गुप्तकालीन कृति कौन सी है? कामंदक का नीतिसार है। ठीक है, कामंदक का नीतिसार किसके समतुल्य मानी जाती है? कौटिल्य के मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के समतुल्य मानी जाती है और ये गुप्तकालीन कृति है, कामंदक का नीतिसार। 31वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में विधि निर्माताओं का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले मनु थे, उसके बाद याज्ञवल्क्य, उसके बाद नारद और उसके बाद मेघातिथि। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, पहले मनु, फिर याज्ञवल्क्य, फिर नारद और उसके बाद मेधातिथि। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। पिटकों की भाषा क्या है? पिटकों की भाषा क्या है? पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। ठीक है, जो बौद्ध पिटक थे उनकी भाषा क्या है? पाली है। और पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है जो अनेक कथाओं के रूप में है। इन कथाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इन कथाओं की कुल संख्या है 549 है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 35वां, निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? पहला इसका उत्तर हो जाएगा किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? 35वां प्रश्न है, तो 35 का उत्तर है डी, दिव्यावदान। तो दिव्यावदान की भाषा जो है वो क्या है? संस्कृत है। 36वां है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा पाली है? किस ग्रंथ की भाषा पाली है? 36वें का है सी, मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न जो है, ठीक है, नागसेन, ठीक है, मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद के प्रश्न के नाम से जिसमें जिसकी रचना की गई है, मिलिंद पन्हो की भाषा क्या है? पाली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? तो इसमें जैन ग्रंथ कौन सा है? परिशिष्ट पर्व जो है वो जैन ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्व। संगम शब्द का अर्थ है, अगला प्रश्न है, संगम शब्द का अर्थ है। तो संगम का अर्थ क्या होता है? सभा होता है। संगम का अर्थ क्या है? सभा है, जो कि कवियों की सभा थी। 39वां प्रश्न है, इतिहासकारों द्वारा कुल कितने संगम माने जाते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3 जो संगम थे। पहला मदुरा में हुआ था, दूसरा अगतियार में, तीसरा भी मदुरा में हुआ था। 40वां प्रश्न है, प्रथम संगम कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था मदुरा में हुआ था, है ना। और दूसरा कपाटपुर में हुआ था, सॉरी, दूसरा कपाटपुर में, तीसरा भी मदुरा में हुआ था। तो द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था। और तृतीय संगम दोबारा मदुरा में हुआ था। संगमकालीन शासन की पद्धति थी, संगमकालीन जो शासन था उसकी पद्धति क्या थी? राजतंत्रात्मक पद्धति थी। तो सी उत्तर सही होगा। 43वां प्रश्न है, मनरम किसे कहा जाता है या मनरम किसे कहते हैं? तो मनरम जो था, ग्रामीण न्यायालय को मनरम कहा जाता था। ग्रामीण न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चौथा है, वनीगर किसे कहते थे? 44वां है कि वनीगर किसे कहते थे? तो वनीगर कौन होते? व्यापारी जो थे वो वनीगर थे। और जो कृषक थे, है ना, उन्हें विल्लाल कहा जाता था। संगम समाज में 45वां प्रश्न है, संगम समाज में कौन से देवता की सर्वाधिक मान्यता थी? तो संगम समाज में कौन से देवता की सर्वाधिक मान्यता थी? वो क्या थे? मुरुगन थे।
तो 45 का बी हो गया। 46वां प्रश्न है, कैक्किले का अर्थ है। कैक्किले का अर्थ है, तो कैक्किले का अर्थ क्या है? एक पक्षी प्रेम है। 46वें का उत्तर है बी, एक पक्षी प्रेम। 47वां है, निम्न में से कौन कैक्किले नहीं है? ठीक है, कैक्किले नहीं है, 47वां प्रश्न है। ठीक है, तो गांधर्व जो है वो क्या है? कैक्किले नहीं है। 48वां प्रश्न है, एनादी की उपाधि किसे दी जाती थी? एनादी की उपाधि किसे दी जाती थी? ये दी जाती थी सेनापति को। 49वां प्रश्न है, परद्वर कहते थे। परद्वर कहते थे, तो परद्वर कहते थे मछुआरे को। ठीक है, 50वां प्रश्न है, संगम काल में मरुवर कहते थे। संगम काल में मरुवर कहते थे। यवनों के निवास स्थान को कहते थे। बी उत्तर सही होगा। 51वां प्रश्न है 51, संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। ठीक है, संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? रुई और रेशम थी। ठीक है, पहला है इसका सही, ए सही है, रुई और रेशम। 52 है, संगम युग में अरंगू कहते थे। संगम युग में अरंगू कहते थे। अरंगू कहते थे रंगमंच को, तो सी उत्तर सही होगा इसका। 53 है, महात्मा बुद्ध कालीन महाजनपदों की संख्या थी। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। 54 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। 55, महात्मा बुद्ध ने दुखों के निराकरण के लिए कितने मार्ग बताए थे? महात्मा बुद्ध ने दुखों के निराकरण के लिए कितने मार्ग बताए थे? तो 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, 8। 56 है, बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व कहते हैं, पहला ऑप्शन है इसका ईश्वर के अवतार को। ठीक है, दूसरा है जैन धर्म के अनुयायी को। तीसरा है निर्वाण प्राप्त भिक्षु को। तो पहला और दूसरा तो होगा नहीं इसका। और तीसरे और चौथे में से क्या हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता ताकि वह अन्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सकें। तो 56वें का उत्तर क्या होगा? डी होगा इसका। ठीक है, 56 का डी होगा। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता ताकि वह अन्य व्यक्तियों के निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। ठीक है, तो बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। 57 है, बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं महायान को। 58 है, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? 58, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? 8 तिल्लियों वाला पहिया, 4 तिल्लियों वाला पहिया, 6 तिल्लियों वाला पहिया और 10 तिल्लियों वाला पहिया। तो इसका उत्तर तो सीधा है कि 8 तिल्लियों वाला पहिया होगा, जो 8 तिल्लियां अष्टांगिक मार्ग को प्रदर्शित करती हैं। 59 है, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। और चौथी हुई थी कनिष्क के समय। पहली हुई थी अजातशत्रु, दूसरी हुई थी काला अशोक, तीसरी हुई थी अशोक के समय और चौथी हुई थी कनिष्क के समय। 60 प्रश्न है, जैन धर्म है, तो जैन धर्म क्या है? ईश्वरवादी नहीं है, अनिश्वरवादी है। ठीक है, अनिश्वरवादी है, इसका उत्तर बी होगा। 61 है, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? 61 में है, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 62, द्वितीय जैन सभा किस स्थान पर हुई थी? द्वितीय जैन सभा किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी बल्लभी में। ठीक है, बल्लभी गुजरात में। 64 है, महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गणधर कहते थे क्योंकि वे गणतंत्र में रहने वाले थे, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास करते थे, उन्होंने 9 गणतंत्रों में जैन धर्मों का प्रचार प्रसार किया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 प्रमुख शिष्यों को गणधर इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने 9 गणतंत्रों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो सी हो जाएगा 64 का। 65 का है, लिंगायत संप्रदाय की स्थापना
किसने की थी? तो दासव ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। 66 महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से नदी के तट पर हुई थी? सी उत्तर हो जाएगा, रिजुपालिका नदी के तट पर। श्रवण बेलगोला किस धर्म का प्रमुख स्थल है? तो श्रवण बेलगोला किस धर्म का प्रमुख स्थल है? यह है जैन धर्म का। 67 का बी। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए जाने की घटना को कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए जाने की घटना को कहा जाता है। 68 का क्या हो जाएगा? 68 का है निर्वाण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, कैवल्य भी नहीं होगा, तो धर्मचक्र परिवर्तन है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए जाने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। 69 विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो 69 का उत्तर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति को माना गया है? भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति को माना गया है? 9 प्रकार की भक्ति को माना गया है। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 71 में है दक्षिण में विष्णु भक्तों को कहा जाता है या दक्षिण में विष्णु भक्तों को कहते हैं। तो अलवार जो है वो क्या है? विष्णु के भक्त कहलाते हैं, और नयनार जो कि शिव के भक्त कहलाते हैं। 72 है भागवत धर्म का संस्कृत में कौन सा ग्रंथ महान है? तो इसमें क्या है? विष्णु पुराण, भागवत गीता और श्रीमद् भागवत और पद्म पुराण। तो श्रीमद् भागवत है। 72 का सी। 73 है महाभारत में भागवत धर्म का उल्लेख सबसे पहले किस पर्व में किया गया है? महाभारत में भागवत धर्म का उल्लेख सबसे पहले किस पर्व में किया गया है? 73 क्वेश्चन है। तो इसमें कौन से पर्व हैं? द्रोण पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व और युद्ध पर्व। तो भीष्म पर्व में सबसे पहले भागवत धर्म का उल्लेख किया गया है। 74 दक्षिण में शिवाजी की उपासना, अच्छा शिवजी की उपासना करने वालों को कहते हैं। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, नयनार, जो कि अभी बताया था कि जो अलवार थे विष्णु के भक्त थे, और शिव की उपासना करने वाले लोगों को नयनार कहा जाता था। 75 में है रथ मूसल व महाशिलाकंटक नामक शस्त्रों का प्रयोग किस राजा ने किया था? रथ मूसल व महाशिलाकंटक नामक शस्त्रों का प्रयोग किस राजा ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। 76 है वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वृषल शब्द का प्रयोग किया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। 77 है यूनानी लेखकों ने एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स नाम किस भारतीय शासक को दिया था? ये दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? 79 है चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? पहला है विष्णुगुप्त, देवगुप्त, रामगुप्त और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। 80 मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे, दीवानी या सिविल न्यायालय को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे और दीवानी और सिविल न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो धर्म स्थनीय न्यायालय कहा जाता था दीवानी और सिविल न्यायालय को, और फौजदारी जो न्यायालय थे उनको क्या कहा जाता था? कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। 81 चंद्रगुप्त के शासनकाल में किस झील का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, जो कि गुजरात में, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। 82 है मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? 82 में है मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? वो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत, हिंदी, पाली और प्राकृत, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। 83 किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त की तादम्यता एंड्रोकोट्स सेंड्रोकोट्स से की है? ठीक है, किस इतिहासकार ने किया था ऐसा? तो 83 का उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने।
ठीक है, विलियम जोन्स ने पता लगाया कि जो एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स नाम है वो क्या है, चंद्रगुप्त के ही नाम है। 83 का ए। 84, बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? उसका शरीर अत्यंत छोटा था, उसके माथे पर बिंदु के समान निशान था। तीसरा है, उसके हाथ में बिंदु के बराबर का निशान था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 84 का है बी है। ठीक है, उसके माथे पर क्या है, बिंदु के बराबर निशान था। 85, बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बिंदुसार ने महावीर, राजा नाम प्रिय, महाभट्टारक और अमित्रघात। तो बिंदुसार ने अमित्रघात नामक उपाधि धारण की थी। 86, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो पहला है एंड्रोकोट्स, दूसरा है सेंड्रोकोट्स, तीसरा है एमित्रोचेडस, ठीक है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमित्रघात या अमित्रोचेट्स क्या है, इस शब्द का प्रयोग किया था, इस नाम का उपयोग किया था किसके लिए? बिंदुसार के लिए, यूनानी लेखकों ने। 87 है, अशोक ने कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? ठीक है, तो कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? 87 में है ये क्वेश्चन। तो 87 का है डी, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 88 है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? पहला है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है हिंदी और चौथा है प्राकृत। तो जो मौर्यकालीन जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत में वो अभिलेख मिलते हैं। 89 है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में, किस लिपि में है? पहला है पाली, देवनागरी, ब्राह्मी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में है, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है। 90 है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? पहला है इलाहाबाद, फिर सारनाथ, लुम्बिनी और नंदनगढ़। तो अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। 91 है, पश्चिम क्षत्रपों का सबसे प्रमुख शासक कौन था? पश्चिमी क्षत्रपों का सबसे प्रमुख शासन कौन था? तो 91 का है बी, रुद्रदामन। भारत का राजा रेक्स इंडोम किस यूनानी शासक को कहा गया है? भारत का राजा या इंडोम किस यूनानी शासक को कहा गया है? तो इसे कहा गया है डेमेट्रियस को। ठीक है, डेमेट्रियस को भारत का राजा कहा गया है। 93 है, दुभाषीय सिक्कों को भारत में प्रचलित कराने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो पहला है अपोलोडोट्स, फिर उसके बाद है यूथिडेमस, फिर है मिनेंडर और चौथा है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस था। 94 है, मिनेंडर की राजधानी थी। ठीक है, 94 में क्या है? मिनेंडर की राजधानी थी। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है पार्थिया, तीसरा है साकाल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिनेंडर की राजधानी क्या थी? साकाल थी। 95, मिनेंडर के किस ग्रंथ में उसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई है? ठीक है, तो मिलिंद पन्हो जो है, ठीक है, मिनांडर और नागसेन की जो प्रश्न उत्तर है मिलिंद पन्हो, उसमें उसकी सबसे अधिक प्रशंसा की गई है। द्रख्म कहते हैं, 96 है, द्रख्म कहते हैं। तो द्रख्म किसके कहते हैं? सिक्कों को द्रख्म कहा जाता है। 97 है, शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है। ठीक है, शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है। पहला है कुषाण, कुषाण नहीं कहा जाता था, सीथियन, बैक्ट्रियन और यूनानी। तो शकों के अन्य नाम क्या थे? सीथियन थे। 98 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये किसके उसमें हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति, ये हुआ था वसुमित्र के उसमें, है ना, वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था। 99 है, मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था? तो मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 100, कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ। तो कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का जन्म हुआ था, गांधार कला का जन्म हुआ था। 101 है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया और बुद्धिज्म किस ग्रंथ को कहा जाता है? ठीक है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभास शास्त्र,
विभाष शास्त्र जो है उसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। 102 है, शून्यवाद व सापेक्षवाद का प्रवर्तक था। शून्यवाद व सापेक्षवाद का प्रवर्तक था 102। तो शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रवर्तक कौन था? नागार्जुन था। 103 है, सियाओ यूची नाम था छोटी यूची का, बड़ी यूची का, शकों का और पार्थियों का। तो ये क्या था? छोटी यूची का नाम था सियाओ यूची। ठीक है। 104 है, ता यूची कहते थे। ता यूची कहते थे, ये कहते थे छोटी यूची को, बड़ी यूची को, शकों की एक शाखा को और यूनानियों की एक शाखा को। तो ये बड़ी यूची को कहते थे। 105 है, भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना करने वाला कुषाण शासक कौन था? भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना करने वाला कुषाण शासक कौन था? 105 है, इसका उत्तर है कुजुल कुटफिसेस, विम कैटफिसेस, कनिष्क और हुविस्क। तो कुषाण साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? ये था विम कैटफिसेस। ठीक है। 106 है, शक संवत की स्थापना की थी। ठीक है। शक संवत की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा 106, इसका हो जाएगा कुषाणों ने। ठीक है, कनिष्क के समय हुआ है ना। 107 है, शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था। ठीक है। कुषाण और शक एक ही थे। कनिष्क शक राजा का पुत्र था और शकों द्वारा इसे लंबे समय तक प्रयोग किया गया और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कारण क्या था? शकों द्वारा इसे लंबे समय तक प्रयोग किया गया। 108 है, समुद्रगुप्त के विषय में जानने का एक अन्य स्रोत है। समुद्रगुप्त के विषय में जानने का एक अन्य स्रोत है। ठीक है, यह है ऐरण अभिलेख। 109, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई उसे कहते हैं, इसे कहते हैं सर्वदक्षिणापथ, राजग्रहण, मोक्षानुग्रह। ये नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्यावर्त राज प्रसभोधरण। आर्यावर्त राज प्रसभोधरण। उसके बाद है 110, इसमें क्या है? समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति को कहा जाता है। तो 110 का क्या हो जाएगा? बी है इसका उत्तर, सर्व दक्षिणापथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, सर्व दक्षिणापथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह, 110 का बी हो जाएगा। 111 है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किस लेखक ने कहा है? ठीक है, भारतीय नेपोलियन किस लेखक ने कहा है? पहला है राय चौधरी, आर डी बनर्जी, स्मिथ और मजूमदार ने। तो स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। उसके 112 है, चेली के तो था। चेली के तो था, ये क्या था? चेली के तो, चेली के तो है आपका श्रीगुप्त का नाम चेली के तो था। 113, 113 क्या क्या उत्तर हो जाएगा? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और कुमारगुप्त ने। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 114 है, महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का उल्लेख किस शासक के लिए है? ठीक है, महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का उल्लेख किस शासक के लिए है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा इसका उत्तर। 114, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। 115 है, फो कोकी, फो कोकी का रचयिता कौन था? फो कोकी का रचयिता कौन था? फायान था। 116 है, हुणु ने किस गुप्त शासक के काल में भारत में आक्रमण किया था? हुणु ने किस गुप्त शासक के काल में भारत में आक्रमण किया था? तो हुणु ने स्कंदगुप्त के काल में भारत में आक्रमण किया था। हुणु को किस गुप्त शासक ने परास्त किया था? ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। स्कंदगुप्त व हुणु के मध्य हुए युद्ध का वर्णन उपलब्ध होता है। 118 है, स्कंदगुप्त और हुणु के मध्य हुए युद्ध का वर्णन उपलब्ध होता है 118 में भीतरी स्कंद भीतरी अभिलेख में। ठीक है। 119 है, गुप्तकालीन एक मुद्रा विदेशी बंदरगाह से मिली है,
वह बंदरगाह है। तो लंका, मेडागास्कर, रोम और जावा, तो ये कहां से मिली है? मेडागास्कर से मिली है। 120 है, गुप्त काल में रेशम का व्यापार एक प्रमुख उद्योग था। रेशमी वस्त्र बुनने वालों को कहते थे। रेशमी वस्त्र बुनने वालों को कहते थे बुनकर, रेशमकार, पट्टला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेशमी वस्त्र बुनने वालों को कहते थे पट्टला। 121 में है, गुप्त काल में बड़े संघों के प्रतिनिधियों को कहते थे। गुप्त काल में बड़े संघों के प्रतिनिधियों को कहते थे, ये क्या कहा जाता था? नैगम। ठीक है। 122 है, गुप्त काल में छोटे संघों के प्रतिनिधियों को कहते थे। छोटे संघों के प्रतिनिधियों को कहते थे श्रेष्ठी और बड़े संघों के प्रतिनिधियों को कहते थे नैगम। 123 है, सामंतवाद की प्रथा गुप्त काल में 123 है, सामंतवाद की प्रथा गुप्त काल में विद्यमान थी, नहीं थी, सामंत ही राजा थे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामंतवाद की जो प्रथा थी वो गुप्त काल में विद्यमान थी। ए उत्तर सही हो जाएगा। 124 है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। ठीक है, गुप्त काल की जो सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? मंदिरों का निर्माण। ठीक, क्या है? मंदिरों का निर्माण। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 123 है कि सामंतवाद की प्रथा गुप्त काल में क्या थी? विद्यमान थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 124। इसमें है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता थी, क्या थी? मंदिरों का निर्माण। मंदिरों का निर्माण क्या थी? गुप्त काल की विशेषता थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 125। महात्मा बुद्ध को ग्रह त्यागते हुए किस गुफा में चित्रित किया गया है? महात्मा बुद्ध को ग्रह त्यागते हुए किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो 125 का है बी, नेदु दिक्कली। ठीक है ना, सॉरी, 16वीं गुफा में चित्रित किया गया है। महात्मा बुद्ध को ग्रह त्यागते हुए किस गुफा में चित्रित किया गया है? बी इसका उत्तर है, 16वीं गुफा। 126 है, चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला शासक था। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला शासक था। 126 का है सी, विजयालय। ठीक है, विजयालय ने 850 ईस्वी में चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद है 127 है, चोल साम्राज्य को वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाला शासक था। चोल साम्राज्य को वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाला शासक था राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम था। 128, वह कौन सा चोल शासक था जिसने लंका पर विजय प्राप्त कर वहां पोलोनरुआ को राजधानी बनाया? ठीक है, तो 128 का क्या है? सी है, राजराज प्रथम ने लंका पर विजय प्राप्त कर वहां पोलोनरुआ को राजधानी बनाया। 129 है, राजेंद्र चोल ने भूपेंद्र चोल की उपाधि किस विद्रोह को दबाने के पश्चात धारण की थी? ठीक है, 129 का है क्या हो जाएगा? ए, पांड्य और चेर विद्रोह को दबाने के बाद उसने भूपेंद्र चोल की उपाधि धारण की थी। 130 है, एक चोल शासक ने गंगा जल को चोल गंगम नामक तालाब में एकत्र कराया था और स्वयं गंगई कोट चोल की उपाधि धारण की थी। तो इसका उत्तर क्या है? परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। 131 है, चोलों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पहला है स्तंभ लेखों से, दूसरा है पाषाण लेखों से, तीसरा है मंदिरों में उत्कीर्ण लेखों से। 131 का सी हो जाएगा, मंदिरों में उत्कीर्ण लेखों से। 132 है, चोल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध है अपनी, पहला है विजयों के कारण, दूसरा है विशाल साम्राज्य के कारण, तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, चौथा है विदेशों से संबंध के कारण। तो इसका सी हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, जो इनका स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी उसके कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 133 है, कड़गम किसे कहते हैं? कड़गम जो होती है कि सैन्य छावनियां हैं, राजमहल है, सेना या सेनापति है। तो कड़गम है सैन्य छावनियां, सैन्य छावनी को कड़गम कहा जाता था।
134 है बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहलाने का कारण था। तो पहला है विशाल नौसेना, दूसरी है विशाल सेना, तीसरी है लंका पर विजय और चौथी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, विशाल नौसेना के कारण बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। 135 है चोल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, इसे कहते थे। चोल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, इसे कहते थे, प्रांतों को कहते थे मंडल। 136 है ग्राम या कोट्टम। ठीक है, कोट्टम दो प्रकार के थे, साधारण जिन्हें उर कहते थे, जिन गांवों को विद्वानों को दान में दे दिया जाता था उन्हें कहते थे वेरियम, उर, चतुर्वेदी मंगलम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन गांवों को विद्वानों को दान में दे दिया जाता था उन्हें कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। 137 है गांव में कार्यरत सभाओं को कहते थे, गांव में कार्यरत सभाओं को कहते थे उरार। ठीक है। 138 है वेरियम कहते थे, वेरियम कहते थे ग्राम समितियों को, ग्राम सभाओं को, सैन्य छावनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम समितियों को वारियम या वेरियम कहा जाता था, है ना, वारियम। 139 है चोल काल में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा थी, चोल काल में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा थी वेरियम या वारियम, कोट्टम, नगरम या वणिक मंडलम। तो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा नगरम कहलाती थी। 140 है पल्लवों की राजधानी का नाम था, पल्लवों की राजधानी का नाम था वेंगी, त्रिपुरी, कांची या तंजौर। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी, तंजौर थी। 141 है पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था। पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था। पहला है सी विष्णु, महेंद्र वर्मन, फिर दंती वर्मन और नरसिंह वर्मन। तो महेंद्र वर्मन ने पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार प्रसार किया था। 142 है कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने किया था। कांची के बैकुंठ पेरीमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने किया था। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंहवर्मन और नंदीवर्मन द्वितीय। तो बैकुंठ पेरीमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने किया था। 143 में है परमार शासक वाकपति द्वितीय या मुंज को बंदी बनाने वाला चालुक्य शासक कौन था। परमार शासक वाकपति द्वितीय या मुंज को बंदी बनाने वाला चालुक्य शासक कौन था। पुलकेशी द्वितीय, तैलब द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम या जयसिंह द्वितीय। तो 143 का बी हो जाएगा, तैलब द्वितीय। 144 क्या है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए थे। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए थे। पहला है कांची, एलोह, महाबलीपुरम या मद्रास। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, रथ वाले मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में कराया था। 145 महाबलीपुरम नगर को किस पल्लव शासक ने बनाया था। महाबलीपुरम नगर को किस पल्लव शासक ने बनाया था। सी वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नगर का निर्माण कराया था, उसको बताया था। 146 है पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की है। पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की है। पहला है वेनसांग, बी है फाइयान, सी है इत्सिंग और डी है अलबरूनी। तो वेनसांग ने पल्लव काल के मंदिरों की प्रशंसा की है। 147 है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो वर्धन वंश का संस्थापक नरवर्धन था। 148 है वेनसांग की कृति का नाम है। तो ये तो सरल है, सीयूकी, सीयूकी वेनसांग की कृति का नाम है। 149 है हर्षकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो हर्षकालीन जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो क्या था। 149 का ए नालंदा विश्वविद्यालय। 150
हर्ष की सेना में कौन सा अंग नहीं था? हर्ष की सेना में कौन सा अंग नहीं था? तो पहला है हस्ती सेना, रथ सेना, नौसेना, अश्वसेना। तो हर्ष की सेना में रथ सेना नहीं थी।